हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग के प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 19 जनवरी 2023 का पेपर है। तो इसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक उसका आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ से आपका जो ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते, मतलब कि मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीले झाड़ियों से बनाई गई है। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है। तो यह क्षेत्र कहाँ होना चाहिए? हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। तो पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह कहाँ का क्षेत्र है, किस राज्य में इस तरह की घरें बनाई जाती है। छतों के ऊपर जो है कटीले झाड़ियाँ होते हैं और घर की दीवारें मोटी होती है। उसके बाद जो है इन दीवारों को मिट्टी से पोते जाते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है और गर्मी बहुत ही ज़्यादा। तो ये बिल्कुल राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान में जो घरें जो बनाई जाती है मिट्टी के, उसके बाद उनके छतों पर जो कटीली झाड़ियाँ बनाई जाती है और वर्षा तो बहुत ही कम होता क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल पाया जाता और गर्मी बहुत ही ज़्यादा होता। तो यह राज्य कहाँ हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो राजस्थान एग्जैक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। घास, उसके बाद है दुरमुट या भृंग, उसके बाद है मेढक, उसके बाद है सांप, उसके बाद है बाज। इस तरह की जो है एक श्रृंखला बनाई है। फर्स्ट में घास है, सेकंड में आपका जो है दुरमुट या भृंग है, तृतीय में मेढक है, चतुर्थ में सांप है और पाँचवीं में आपका बाज है। यदि चौथे पोषण स्तर यानी कि चौथे सांप का पोषण स्तर का ऊर्जा जो है 7 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? यानी कि फर्स्ट वाला जो उत्पादक स्तर है तो उसमें जो है ऊर्जा कितनी होगी वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है उत्पादक स्तर का जो है ऊर्जा लेवल जो एनर्जी लेवल आपका 7000 किलो जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना? 7000 किलो जूल। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, धारणीय विकास का लक्ष्य SDGs उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा पाने और समानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्य यानी कि संभावी है। तो निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? तो आपको बताना है कि जो SDG है यानी कि धारणीय विकास लक्ष्य जो है उसमें उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा पाने और समानता घटाने और आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए किस चीज़, मतलब कि उनमें से निम्नलिखित में से 5 लक्ष्य पर निर्धारित है। तो आपको बताना है, जैसे है स्वच्छता, फर्स्ट ऑप्शन है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर, सेकेंड है लिंग समानता पर, तीसरा है आपका उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण पर, चौथा है आपका उत्तम शिक्षा पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि लिंग समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? तो लिंग समानता पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रिया को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो है जल चक्र के बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है कि जल चक्र का जो है एक सही मतलब कि जो है विधि जो है सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगा, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगा, उन्हीं को आपको बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपका क्या कहता है, पहले वाष्पीकरण होगा, फिर वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर संघनन होगा, उसके बाद अवक्षेपण होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्ट सही है। तो यहाँ पर जल चक्र का एक सही मतलब कि जो यहाँ पे मतलब कि जो श्रृंखला है यह बिल्कुल ही सही है। यह प्रक्रिया इसी टाइप से चलता है, पहले वाष्पीकरण, फिर वाष्पोत्सर्जन, फिर संघनन, फिर अवक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा
उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। एक अध्यापिका ने छात्रों को क्या किया है, कमल का जो है लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है। तो उनमें जो है जो शिक्षक जो है छात्रों को जो कमल का लंबा खोखला तना दिखाया है तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा है, तो उनमें से आपको बताना है कि वह जो खोखला जो है तना वाला खोखला जो है उसका कार्य क्या है। पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, पौधे को सहारा देना, पौधे को तालाब के तल में जमाना, पानी को सोखना। तो वह जो खोखला जो तना होता है वह क्या करता है, कमल के पौधे को मतलब कि तैरने में क्या करता है, एक तरह से मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका एग्जैक्ट सही है। क्या करता है, उसका कार्य है पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इन चारों राज्यों में से आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस राज्यों में पाया जाता है। फर्स्ट है आपका असम में, सेकेंड राजस्थान, थर्ड गुजरात, उसके बाद फोर्थ में आपका मध्य प्रदेश है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 असम बिल्कुल सही हो जाएगा। असम में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। तो बोरा जो है एक सामान्य किस्म है, किसका किस्म है आपको बताना है कि गेहूं का है, फल का, सब्जी का, धान का। तो बोरा जो है एक किस्म है जो आपका जो है धान का किस्म है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, धान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या है। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाली निर्देशों की टोटल संख्या आपको बताना है। तो इसका एग्जैक्ट संख्या जो होता है 36 होता है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 36 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक पोषणज स्तर से दूसरे स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा डैश ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। तो एक पोषणज स्तर से दूसरे तक जो स्थानांतरण होता है उसके लिए 10% ऊर्जा डैश ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है आपका सौर, प्रकाशीय, रासायनिक, यांत्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रासायनिक बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 10% ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 मार्च। उसके बाद अगला है, जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना डैश की होती है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना डैश की होती है। यानी कि जल संवर्धन इस प्रकार की मतलब कि कृषि होती है कि उसमें जो है किसी प्रकार का मिट्टी का क्या होता है, ज़रूरत नहीं पड़ता है। यानी कि बिना मिट्टी का पौधा उगाना, यानी कि जल में पौधे को उगाना, यानी कि आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे मिट्टी या मृदा हो जाएगा। तो जल में जो पौधे को उगाया जाता है वह किसके बिना उगा सकते हैं हम लोग, तो मिट्टी के बिना उगा सकते हैं। तो जल संवर्धन मतलब कि जल में पौधे को उगाना, तो यह कब संभव होता है, तो उसमें जो है मिट्टी का सहारा नहीं लिया जाता। विदाउट मिट्टी का हम लोग क्या करते हैं, जल संवर्धन यानी कि जल में पौधे को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो किसके बिना, मिट्टी या मृदा के बिना। उसके बाद अगला है आपका, जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वर्षा का मापन हम लोग किस यंत्र के द्वारा करते हैं। तो रेन गेज, आपका ऑप्शन नंबर 3 रेन गेज के द्वारा वर्षा को मापा जाता है। उसके बाद है पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वाहिदा संबंधित है। तो आपको बताना है जो रक्षा अधिकारी जो है वाहिदा, तो भारतीय नौसेना में एक चिकित्सक जो है तो वह किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। लद्दाख से, हैदराबाद से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से।
तो आपका J&K यानी कि जम्मू कश्मीर से है। तो वहीदा कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर से है, जो कि नौसेना में एक चिकित्सक है, तो वह जम्मू कश्मीर राज्य से है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद है कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने परीक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है। इस देश में पानी बहुमूल्य है, यहाँ न तो वर्षा होती है न ही नदियाँ, झील और तालाब ही, यहाँ ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं, परंतु यहाँ की रेतीली ज़मीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। इस देश का नाम बताइए। तो वह देश आपको बताना है कि कौन सा देश है, इस तरह की उस देश की विशेषताएं हैं, तो आपको देश का नाम बताना है। तो अबू धाबी आपका ऑप्शन नंबर 2। तो यह एक ऐसा देश है जहाँ आपको जो है पानी से वही सस्ता आपको पेट्रोल मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अबू धाबी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में बाघों की जनसंख्या आपको बताना है कि क्या है इन ऑप्शन के अनुसार। पिछले दशक में घट गई है, पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगुनी हो गई है, लुप्त होने के कगार तक घट गई है, लगभग अस्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो पिछले जो है 2 वर्षों में, यहाँ पे 12 वर्ष दे दिया है, तो पिछले जो है आपका जो है 2 वर्षों में लगभग जो है दुगुनी हो गई है। 2 वर्ष या 12 वर्ष क्या होगा, तो आप लोग कंप्लीट करके इसे जो है मतलब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने के कहती है। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए। तो तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करनी है, जिसके लिए हरप्रीत जो है विद्यार्थियों से पत्तियां लाने के कहती है। तो हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए। फर्स्ट है पौधों से पत्तियां तोड़ कर लाए, पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाए, पौधों की पत्तियों का चित्र बना कर लाए, कागज़ पर पत्तियों काट कर लाए। तो हरप्रीत जो है विद्यार्थियों को मतलब कि बताना चाहिए कि पौधे से जो गिरी हुई पत्तियां है उसे जो है ला मतलब कि विद्यालय में लाए, न कि लगे हुए पौधे जो कि पत्ती जो पौधे में लगे हुए हैं उसे तोड़कर लाना। तो बच्चे को निर्देश देना चाहिए कि जो पौधे से गिरी हुई पत्तियां हैं उसे लेकर के विद्यालय आए, ताकि उसके जो है प्रैक्टिकल कर सके। अगला क्वेश्चन है आपका। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5वीं में साजिया एक मोमबत्ती जलाती है और उस पर गिलास ढक देती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। वह अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई। सुजाता जवाब देती है कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति में दम घुटने से मोमबत्ती बुझ गई, जैसे बंद कमरे में हमारा दम घुटता है। साजिया को क्या करना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन है। उसके बाद साजिया को क्या करना चाहिए, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। फर्स्ट है आपका उसे बताए कि मोमबत्ती जीवित नहीं है और इसलिए उसका दम नहीं घुट सकता। अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे। तीसरा है विद्यार्थियों से पूछे कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत है जिससे हम दम नहीं घुटे। तो यह बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों से ही पूछे कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत है जिससे हमारा दम नहीं घुटे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पर्यावरण स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को जो है केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए वही आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की परिभाषाओं तथा प्रतियों को याद करना, ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के आकलन परीक्षणों में सफलता प्राप्त करने पर। अगला है छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। उसके बाद अगला है विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक और सृजनात्मक कौशल को विकसित करने पर। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों के जो अवलोकनात्मक और सृजनात्मक कौशलों को विकास करने पर जो है क्या करना चाहिए, शिक्षण केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन से सीखने के सिद्धांत यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है
कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत है और यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। फर्स्ट है आपका, बच्चे सीखना नहीं चाहते और इसलिए शिक्षक भी को उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तो ऐसा तो कभी शायद नहीं भी होता है कि बच्चा जो है कोई भी चीज़ सीखना नहीं चाहता, ये तो गलत ही हो जाएगा। बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उसे सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे हमेशा जो है स्वाभाविक रूप से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उसके लिए सक्षम भी होते हैं। तो इस तरह से बी सही जा रहा है। उसके बाद सी में है, बच्चे स्कूल में सीखते हैं और इसलिए हर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हमेशा स्कूल में ही सीखते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी भी उतना सही नहीं है। उसके बाद डी में देखिए, बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी और डी। तो बी और डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, बी और डी बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे सीखते हैं कैसे? तो बच्चे स्वाभाविक रूप से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही है। और बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो ये बी नंबर और डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय क्यों प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय क्यों प्रस्तुत किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना जरूरी है। पर्यावरण बच्चों की वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है आपका, पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय है जो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को अंतर्दृष्टि प्रदान प्राप्त करता है। तो ये एग्जैक्ट उतना सही नहीं है, बट आपका ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी में क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों में उस पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें वह रहते हैं, यानी कि 3 ही ऑप्शन को लेना है। तो ए, बी, डी आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन जो एक एकीकृत विषय है, इसका क्या अर्थ है? फर्स्ट है आपका, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र का एकीकरण। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1। तो पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है। एकीकृत विषय का अर्थ हो गया कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जो है समाहित है। तो उनमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट? विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और पर्यावरण शिक्षा भी सम्मिलित है। तो इसीलिए इसे एकीकृत विषय कहा जाता है। किसे? पर्यावरण अध्ययन को। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है, पर्यावरण के रूप में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 2 जो है, यानी कि बी और सी और डी, यानी कि बी, सी, डी ये तीनों जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी में क्या कहता है? पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना। ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है। तो बी, सी, डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शरद विद्यार्थियों को वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने को कहता है। तो शरद जो है विद्यार्थियों को वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने को कहता है। कुछ बच्चे सिगरेट और गुटखे के पैकेट लाते हैं, शरद को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है। विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि सिगरेट पीना और गुटखा खाना बहुत बुरी आदत है। सिगरेट और गुटखा सेवन होने से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बताना चाहिए। विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि स्कूल में ऐसी वस्तुएं नहीं लाना चाहिए। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए और सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनते हैं। उसके बाद सी नंबर, सिगरेट और गुटखा के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बताना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर ए और सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ए और सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किस प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है। तो मल्टीमीडिया के माध्यम से जो है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाना जो है शिक्षण में सहायक होता है, क्योंकि तो आपको बताना है, फर्स्ट में है प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है, यह विद्यार्थी की इंद्रियों को सक्रिय रखता है, यह समय का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करता है, इसमें शिक्षक द्वारा बहुत सी तैयारी की आवश्यकता होती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है एग्जैक्ट बिल्कुल सही जवाब है। तो बी और सी